ये है हमारा चैप्टर 8B का लेक्चर 3। लेक्चर 2 का लास्ट टॉपिक क्या था? गुरु नानक देव जी की टीचिंग क्या थी, ये हम पढ़ लिए हैं। लंगर के बारे में, गुरु ग्रंथ के बारे में। अब ये इस लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे? जो वुमेन भक्ताज थी, मीन्स जो वुमेन भक्त थी, ठीक है, डिवोटीज के बारे में हम पढ़ेंगे। देखते हैं। वुमेन भक्त, डिवोटीज। वुमेन भक्त मीन्स जो वुमेन भक्ति करती थी, जो वर्शिप करती थी लॉर्ड विष्णु की या लॉर्ड कृष्ण की, मीन्स भगवान की, जो गॉड की वर्शिप करती थी, उन्हें भक्त कहते हैं। तो उसमें वुमेन भी थी। ऐसा तो नहीं था ऐसा तो नहीं था कि सिर्फ मेल ही वर्शिप कर सकते हैं गॉड की, ऐसा नहीं था। ना तो जेंडर में, एज में, या कास्ट, रिलीजियस या फिर कलर में, इन सब चीज़ों में कोई वो नहीं था। कोई भी वर्शिप कर सकते थे गॉड की। मेन भक्ताज की तो हम पढ़ लिए हैं। जो मेन थे डिवोटीज, जो मेन वर्शिप करते थे गॉड की, उनके बारे में हम पढ़ लिए। वुमेन भक्त्स में पढ़ते हैं मीराबाई। मीराबाई कौन थी? राजस्थानी प्रिंसेस ऑफ मेवाड़। ये राजस्थानी प्रिंसेस थी। कहाँ की? मेवाड़ की। मीन्स राजस्थान में मेवाड़ की ये प्रिंसेस थी, राजकुमारी थी। डॉटर ऑफ राजपूत। और किनकी लड़की थी? राजपूत की। राजपूत की इकलौती लड़की थी। कौन? मीराबाई। मैरिड इन 1516 टू भोजराज ऑफ राणा संघाज। मीराबाई की शादी किनसे हुई है? भोजराज से। भोजराज कौन थे? राणा संघा के फैमिली के थे, ठीक है। राणा संघाज फैमिली के थे कौन? भोजराज। और कब इनकी शादी हुई है? 1516 में। 1516 में ये मैरिड हो गई थी, ठीक है। कौन? मीराबाई। डिवोटी ऑफ लॉर्ड कृष्णा गिरधर गोपाल। मीराबाई जो है ये किन भगवान की वर्शिप करती थी? लॉर्ड कृष्ण की, मीन्स गिरधर गोपाल। जो मीराबाई कहती थी वो क्या कहती थी? गिरधर गोपाल। किन्हें? लॉर्ड कृष्ण को। और इन्हीं की वर्शिप करती थी, इन्हीं की पूजा करती थी, इन्हीं को मानती थी। पोएट्री इज नोन एज पदवली। मीराबाई जो है बहुत से पोएम्स गाती थी लॉर्ड कृष्ण के लिए, ठीक है। उनके लिए बहुत से भजन गाती थी। तो जो उनकी पोएट्री थी, मीन्स जो पोएम्स गाती थी, संग करती थी, उसे क्या कहते हैं? पदवली, ठीक है। पोएट्री इज नोन एज पदवली। जो उनकी पोएट्री थी, मीन्स जो ढेर सारी उनकी पोएम्स थी, जो जब भक्ति करती थी लॉर्ड कृष्ण की, तो उसे संग करती थी, उसको गाती थी, वो पोएम्स को क्या कहते हैं? पदवली, ठीक है। बहुत से भजन थे जो हर लॉर्ड कृष्ण के लिए हर जगह जा करके गाती थी। sang इन व्रज भाषा मिक्स्ड विद राजस्थानी। और जो उनके गाने की जो लैंग्वेज थी वो कौन सी थी? व्रज भाषा थी। और मिक्स्ड किससे थी? राजस्थानी लैंग्वेज से। मीन्स राजस्थान में रहती थी, इस वजह से उनकी लैंग्वेज क्या थी? राजस्थानी थी। और व्रज भाषा जो व्रज भाषा होती है वो नॉर्मल जो लैंग्वेज है वो, और उसमें राजस्थानी लैंग्वेज को मिक्स्ड करके वो गाने को गाती थी, मीन्स भजन गाती थी। डाइड इन 1546 एट द्वारका आफ्टर स्पेंडिंग सम ईयर्स एट मथुरा एंड वृंदावन। उनकी डेथ, मीन्स मीराबाई की डेथ 1546 में हो गई। कहाँ पर? द्वारका में हो गई। और द्वारका में इनकी डेथ हो गई। इससे पहले कई ईयर्स मथुरा और वृंदावन में भी स्पेंड किए थे। मीन्स कई साल जो है वो मथुरा और वृंदावन में वहाँ पर बिताए थे, ठीक है। क्योंकि मथुरा और वृंदावन में मतलब लॉर्ड कृष्ण की वहाँ पर टेम्पल बनी हुई है, वहाँ पर जाकर के कई साल वहाँ पर रुकी है। इसके बाद जब आखिरी में द्वारका गई हैं, वहाँ पर इनकी डेथ हो गई। कब? 1546 में।
नेक्स्ट देखते हैं इम्पैक्ट ऑफ भक्ति कल्ट। इम्पैक्ट ऑफ भक्ति कल्ट मतलब इफेक्ट क्या पड़ा भक्ति मूवमेंट की वजह से। भक्ति कल्ट क्या है? भक्ति मूवमेंट। तो भक्ति मूवमेंट की वजह से इफेक्ट क्या पड़े हैं उसको देखते हैं। पहला तो इक्वालिटी अमंगस्ट ऑल। इक्वालिटी मतलब हर इंसान के बिहेवियर में इक्वालिटी आई कि मतलब इक्वली बिहेव करना है सबसे। वही एक था कि कलर, जेंडर, एज, कास्ट, रिलीजियस, ये सब इक्वली बिहेव करना चाहिए। वो किसी भी कास्ट का हो, किसी भी कलर का हो, ठीक है, कोई भी एज हो, किसी भी जेंडर का हो, तो उससे इक्वली बिहेव करना चाहिए। और सबको ये राइट होना चाहिए, मतलब राइट था कि वो गॉड की वर्शिप कर सके, ठीक है, ये इक्वालिटी थी। और गुरु नानक कॉन्सेप्ट ऑफ लंगर, जो गुरु नानक जी का एक कॉन्सेप्ट था लंगर। लंगर क्या है? एक किचन है। किचन कहने का मतलब वहाँ पर जो खाना है बहुत से लोगों के लिए रहता है। वहाँ पर कोई किसी भी कास्ट का मैन हो, वुमेन हो, ठीक है, वहाँ पर जा कर के एक साथ बैठकर वहाँ पर खाना खा सकता है। तो ये कंसेप्ट कौन दिए थे? गुरु नानक देव जी। इनकी वजह से भी काफ़ी ज़्यादा इक्वालिटी आई, सब एक साथ बैठकर वहाँ खाना खा रहे हैं। तो ये सब चीज़ें वहाँ पर देखने को मिली, ठीक है। और क्या इम्पैक्ट था? हार्मनी बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम्स। हिंदू और मुस्लिम्स के बीच का जो डिफरेंस है वो भी काफ़ी कम हुआ। इसमें मेन सेंस थे कबीर और गुरु नानक देव जी। कबीर और गुरु नानक देव जी ये मेन सेंस थे जिनकी वजह से ये मतलब हिंदू और मुस्लिम्स में काफ़ी डिफरेंस कम हुआ है। कबीर की जो टीचिंग्स थी वो सबके लिए थी, वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सबके लिए। वो सब मतलब हिंदुओं के लिए भी टीच करते थे, अपनी नॉलेज वहाँ तक पहुँचाते थे, और मुस्लिम्स को भी, ठीक है। सेम ऐसे ही गुरु नानक देव जी भी थे, अपनी नॉलेज को स्प्रेड करते थे। वो किसी भी कास्ट का हो, हिंदुओं को भी नॉलेज देते थे, ठीक है, और मुस्लिम्स को भी देते थे। इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा जो मुस्लिम्स और हिंदुओं में डिफरेंस था वो काफ़ी कम हुआ था, ठीक है। एक ये इम्पैक्ट हो गया। नेक्स्ट इम्पैक्ट है डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज एंड लिटरेचर। लैंग्वेज का भी डेवलपमेंट हुआ और लिटरेचर का भी डेवलपमेंट हुआ। डेवलपमेंट हुआ किसका? लैंग्वेज का। कैसे? अब जो भी सेंट्स हैं, अगर वो मान लीजिए अगर वो राजस्थान में है, वहाँ पर कौन सी लैंग्वेज बोल रही है? राजस्थानी। तो वहाँ की जो कॉमन लैंग्वेज है वहाँ तो उन्होंने स्प्रेड कर दी। जब दूसरी जगह पर गए तो उनको भी, जब दूसरी जगह पर गए, मान लीजिए महाराष्ट्र गए या फिर और किसी केरल साइड गए, दूसरी लैंग्वेज बोली जाएगी, मराठी है, बंगाली है, ये सब लैंग्वेज यूज़ की जाएगी। तो वहाँ पर गए तो वहाँ की जो कॉमन लैंग्वेज थी उसको उनको मतलब उसे सीख करके तब वहाँ पर स्प्रेड किए, ठीक है। तो इसकी वजह से काफ़ी लैंग्वेज भी हर जगह तक पहुँच गई। कौन कौन सी लैंग्वेज है? जैसे हिंदी, बंगाली, मराठी, राजस्थानी, गुजराती, ये कई लैंग्वेजेस हैं जो इस टाइम पे डेवलप हुई थी। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, रोबाब, सितार एंड तंबूरा। कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते थे। क्या? कौन कौन से? रोबाब, सितार और तंबूरा। ये कुछ इंस्ट्रूमेंट्स थे, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, जो लॉर्ड मीन्स गॉड की वर्शिप करने में यूज़ करते थे। जब भगवान के लिए भजन गाते थे, कीर्तन करते थे। कीर्तन क्या है? जब भगवान की वर्शिप करना, सेम एज भजन। और बहुत से दोहा, कपलेट्स, हाइमेंस मीन्स बहुत से पोएम्स जो हैं ये सब भी डेवलप हुई। जैसे कबीर है, वो भी बहुत से दोहा दिए, बहुत से कपलेट्स, हाइमेंस दिए, और मीराबाई थी, उनके भी कई भजन थे। तो ये सब हर जगह पहुँचे हैं और इससे कई लैंग्वेजेस भी डेवलप हुई हैं और लिटरेचर भी डेवलप हुई है। समझ में आया इतना?
इम्पैक्ट क्या क्या पड़ा है? एक तो इक्वालिटी, दूसरा हार्मनी बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम्स, और तीसरा है डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज एंड लिटरेचर। समझ में आया इतना? नोट कर लीजिए। हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है क्रिश्चियनिटी इन इंडिया। इंडिया में जो क्रिश्चियन है, मतलब इंडिया में क्रिश्चियनिटी कैसे स्टार्ट हुई? क्रिश्चियन रिलीजियस। अराइवल ऑफ वास्को डी गामा इन कैलिकट इन 1498 AD। 1498 AD में जब वास्को डी गामा कैलिकट में आए, मीन्स इंडिया में आए, इंडिया में है कैलिकट, वहां पर जब आए वास्को डी गामा, तब से क्रिश्चियनिटी जो है वो स्टार्ट हुई है इंडिया में। ठीक है, कैलिकट। फिर है अराइवल ऑफ पोर्तुगीज टू इंडिया, इनिशियली कंसंट्रेटेड टू गोवा, कोचिन, टूटिकोरी एंड कोस्टल एरियाज। और भी क्या, जो पोर्तुगीज थे, जो पुर्तगाल के लोग थे, वो भी इंडिया में आए, और मेन उनका कंसंट्रेशन कहाँ पर था? मेन उनका जो नज़र थी वो कहाँ पर थी? गोवा में, कोचिन में, टूटिकोरिन और कोस्टल एरियाज। कोस्टल एरियाज मीन्स जो सी या ओशन के किनारे का जो एरिया है, कोस्टल रीजन, वहाँ का। ठीक है, फिर इसके बाद आए हैं सेंट फ्रांसिस ज़ेवियर। सेंट फ्रांसिस ज़ेवियर कब आए हैं? मतलब 1506 से 52 AD के बीच में, तब तक थे। बिकम द फर्स्ट जेसुइट मिशनरी विजिट टू इंडिया। ये जो है सेंट फ्रांसिस ज़ेवियर, ये सबसे पहले जेसुइट मिशनरी में ये जेसुइट सोसाइटी के थे। ठीक है, जेसुइट सोसाइटी के थे जो इंडिया में आए थे। ये ऐसे पहले जेसस थे। ठीक है, क्रिश्चियनिटी वॉज स्प्रेड इन 16th एंड 17th सेंचुरी। और क्रिश्चियनिटी बहुत ज़्यादा स्प्रेड कब होने लगी है? मतलब स्प्रेड कब होने लगी है, इसका फैलाव, मतलब क्रिश्चियनिटी हर जगह कब पहुँचने लगी है? 16th और 17th सेंचुरी के बीच में। इस टाइम पे 16th सेंचुरी और 17th सेंचुरी में क्रिश्चियनिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्प्रेड हो गई थी। फ्रांसिस एसिसी चर्च, फ्रांसिस एसिसी चर्च जो है फोर्ट कोच्चि, कोचिन में बना हुआ है। फ्रांस एसिसी चर्च फोर्ट कोच्चि कहाँ पर बना है? कोचिन में। ओरिजिनली बिल्ट इन 1503, 1503 में इसको बनाया गया था। और ये जो है फ्रांसिस एसिसी चर्च ओल्डेस्ट यूरोपियन चर्च इन इंडिया, इंडिया में बना था। और ये इंडिया का सबसे मतलब यूरोपियन, जो यूरोप के थे उन्होंने मतलब वही बनवाए थे इंडिया में। और यूरोप का यूरोपियन चर्च इंडिया में जो था वो सबसे पुराना चर्च था। ठीक है, कौन सा चर्च? फ्रांसिस एसिसी चर्च। समझ में आया? क्रिश्चियनिटी सबसे पहले कौन आए हैं? वास्को डी गामा कैलिकट में 1498 AD में आए, यहाँ से स्टार्ट हुआ। फिर इसके बाद और भी पोर्तुगीज आए, तो उनका मेन कंसंट्रेशन कहाँ पर था? गोवा, कोचिन, टूटिकोरिन और कोस्टल एरिया। जो पहले जीसस सोसाइटी के थे, पहले जीसस सोसाइटी के कौन थे? सेंट फ्रांसिस ज़ेवियर, जो इंडिया में आए थे। ठीक है, 16th-17th सेंचुरी में क्रिश्चियनिटी स्प्रेड हुई, मीन्स ज़्यादा उसका प्रचार हुआ। इसके बाद फ्रांसिस एसिसी चर्च फोर्ट कोच्चि, कोचिन में बना हुआ है। ओरिजिनली मीन्स कब बना है, कब बनवाया गया था? 1503 AD में, 1503 AD में। और ये सबसे पुराना यूरोपियन चर्च है जो इंडिया में बना है। ठीक है, समझ में आया इतना? नोट कर लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट्स देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रांसिस चर्च। मतलब जो फ्रांसिस चर्च था वो ओरिजिनली किस चीज़ से बना हुआ था? वुड से बना हुआ था। पहले जो स्टार्टिंग में जब इस चर्च को बनाया गया, ये यूरोपियन का ओल्डेस्ट चर्च है, इसे जब बनाया गया ये वुड से बनाया गया था। ठीक है, कुछ टाइम बाद
फिर इसको फिर से रिबिल्ड किया गया, मीन्स फिर से इसको बनाया गया। फिर किस चीज से बनाया गया? स्टोन से, मीन्स पत्थर से, और टाइल्स से। जो रूफ थी, मीन्स जो फ्लोर है, रूफ है, उसको टाइल्स से बना दिए, और स्टोन से पूरी जो वॉल वगैरह है ये सब स्टोन से बना दिए। कब? 1516 एडी में। ठीक है, 1516 एडी में इस चर्च को फिर से रिबिल्ड कर दिए। पहले किससे बनी हुई थी? वुड से, और फिर किससे बना दिए हैं? स्टोन से, और जो उसकी रूफ थी वो किससे? टाइल से। ठीक है, नेक्स्ट है इट रिमेन्ड इन ऑर्डर ऑफ सेंट फ्रांसिस टिल 1663 एडी। ये चर्च जो है वो किसके अंडर में थे, मतलब किसके अंडर में था ये चर्च? सेंट फ्रांसिस के। सेंट फ्रांसिस ज़ेवियर जो है ये पहले जेसस सोसाइटी के थे जो यहाँ इंडिया में आए थे। ठीक है, यही चर्च बनवाए। इनके अंडर में ये चर्च कब तक था? 1663 एडी तक सेंट फ्रांसिस के अंडर में था। ठीक है, इसके बाद जो डच के लोग थे, जो डच सोसाइटी थी, जो डच के लोग थे, उनका अब इस पर कब्जा हो गया था। मीन्स वो उस चर्च को मतलब ये जो सेंट फ्रांसिस चर्च है ये डच के अंडर में आने लगा, डच लोगों के अंडर, उनके कंट्रोल में आने लगा। 1779 में ये फिर से इसने कुछ डेवलप कर दिए। फिर से 1779 में डच जो थे उनके कंट्रोल में था, उसको फिर से कुछ उसमें डेवलपमेंट कर दिए उस चर्च में। जब ब्रिटिश का कंट्रोल आया, जब ब्रिटिश का राज हुआ इंडिया में, उसके बाद भी ब्रिटिश का कंट्रोल था कोचीन में 1795, उसमें भी डच का ही कंट्रोल था। उस चर्च में ब्रिटिश राज होने के बाद भी डच का ही कंट्रोल था उस चर्च में। कब? 1795 में। ठीक है, इट वॉज सरेंडर टू एंग्लिकन कॉम्यूनन इन 1804 एडी। ब्रिटिश के कंट्रोल में था, मतलब कोचीन जो है ये ब्रिटिश के कंट्रोल में आ चुका था 1795 में, लेकिन जो डच के लोग थे वो कंटिन्यूअसली मतलब कंटिन्यू किए थे, उस चर्च को अपने कंट्रोल में किए थे। ठीक है, अब क्या हुआ, कुछ टाइम बाद ये अपने आप ये चर्च जो है मतलब कुछ टाइम बाद ये किनके अंडर में आने लगा? एंग्लिकन कॉम्युनिकन, मीन्स जो ब्रिटिश लोग थे, जो अंग्रेज थे, उनके अंडर में ये चर्च कब आया? 1804 एडी में। पहले किनका कंट्रोल था? सेंट फ्रांसिस का। सेंट फ्रांसिस के बाद डच, और डच के बाद किसका आया? एंग्लिकन कॉम्युनिकन, मीन्स जो ब्रिटिश लोग थे, जो अंग्रेज लोग थे, उनके अंडर में आया। कब? 1804 एडी में। इतना क्लियर हुआ? नेक्स्ट है, और अभी प्रेजेंट टाइम में ये चर्च जो है साउथ इंडिया के कंट्रोल में है। ठीक है, जो साउथ इंडिया के लोग हैं, जो साउथ इंडिया ये चर्च है, तो वहाँ पर साउथ इंडिया वालों का वहाँ उस चर्च में कंट्रोल है। मीन्स जो पूरी देखभाल है या जो भी है वो साउथ इंडिया के अंडर में आता है। इसके बाद जो पहले आए थे वास्को डी गामा, सबसे पहले आए थे इंडिया में। उनकी जब डेथ हुई थी तो उनको कहाँ पर दफना दिए थे? उस चर्च में। ठीक है, उस चर्च में काफ़ी टाइम तक थे। इसके बाद इनके जो सन थे, वास्को डी गामा के सन पेड्रो डा सिल्वा दा गामा, पेड्रो डा सिल्वा दा गामा, ये कौन थे? वास्को डी गामा के सन थे। और फिर ये आए जब जब ये आए 1538 एडी में इंडिया में जब आए, तब क्या किए? जो उनके मोर्टल रिमेन्स रह गए थे, मीन्स उनकी डेथ होने के बाद काफ़ी टाइम तक चर्च में थे। इसके बाद जो उनके कुछ जो भी उनका अवशेष बच गया था, जो मोर्टल बच गए थे, जो थोड़े बहुत उनकी जो पार्ट्स है वो बच गए थे, उसको वापस से वहाँ से चर्च से निकाल करके पोर्तुगाल में वापस ले गए थे। कब? 1538 एडी में। ठीक है, समझ में आया इतना? फ्रांसिस चर्च
सबसे पहला और सबसे पुराना चर्च है। कहाँ पर बना हुआ? कोचिन में है। और ये सबसे पुरानी है, यूरोपियन चर्च है, यूरोप के लोग बनवाए थे इंडिया में। फ्रांसिस चर्च पहले किस चीज से बनी हुई थी? वुड से, लकड़ी से बनी हुई थी। इसके बाद 1516 एडी में इसको फिर से रिबिल्ट किए। किस चीज से? स्टोन से बनवाए, मतलब स्टोन यूज करके उसको चर्च को कंप्लीट किए और टाइल्स से रूफ बनाए हैं। ये किनके अंडर में था? सेंट फ्रांसिस के अंडर में था। कब तक? 1663 एडी तक। इसके बाद डच के अंदर आ गया। 1779 में फिर से इसको रिनोवेटेड किया, मीन्स फिर से इसको उस चर्च में कुछ ना कुछ डेवलपमेंट कर दिए। ब्रिटिश का मीन्स जब ब्रिटिश यहाँ पर आए, कोचिन में भी उनका कंट्रोल था 1795 में। उसके बाद भी डच का पूरा कंट्रोल उस चर्च में था, ठीक है। इसके बाद 1804 एडी में ये चर्च किनके अंडर में आ गया? एंग्लिकन कॉम्यूनल, मीन्स ब्रिटिश के अंडर में आ गया, ठीक है। जब वास्को डी गामा की डेथ हो गई, उनको कहाँ पर दफना दिए? चर्च में, उस चर्च में। उसके बाद जब उनके सन आए पेड्रो ड सिल्वा ड गामा आए, तो जो उनके रिमेन्स, मोर्टल रिमेन्स रह गए थे, जो उनके पार्ट रिमेन मतलब बच गए थे, उसको वापस से 1538 एडी में पोर्तुगल ले गए हैं, ठीक है। और अभी चर्च जो है प्रेजेंट टाइम में वो किनके कंट्रोल में है? साउथ इंडिया के कंट्रोल में है। इतना समझ में आया? नोट कर लीजिए। हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट है सेंट फ्रांसिस ज़ेवियर। सेंट फ्रांसिस ज़ेवियर के बारे में पढ़ते हैं। He was born in Navarre region of northern Spain near border of France. सेंट फ्रांसिस कहाँ पर इनका जन्म हुआ था? नावेयर में। नावेयर कहाँ पर है? ये जो स्पेन है उसका नॉर्दर्न रीजन है। स्पेन का नॉर्दर्न रीजन मतलब जो फ्रांस का बॉर्डर है वहाँ पर इनका बर्थ हुआ था। अर्लीस्ट फॉलोवर, और ये काफ़ी कम उम्र में ही बहुत जल्दी, मतलब सबसे पहले 1537 में ये फॉलोअर्स बन गए हैं। और इनका मतलब 7 लोग का ग्रुप था, ठीक है, 7 लोग थे, उनका ये ग्रुप था। 1537 में ये उनके फॉलोअर्स हो गए। जेसट ऑर्डर्ड बाय पोप इन 1540 में जीसस ऑर्डर दिए कौन? पोप कौन है? जो सेंट्स होते हैं वैसे ही ये पोप है, ठीक है। सेंट्स जिसे संत महात्मा कहते हैं, वो ये ऑर्डर दिए किस चीज का? जेसट का, मीन्स जीसस सोसाइटी का ये ऑर्डर दिए। कब? 1540 में। और सेंट फ्रांसिस जो है ये पोर्तुगाल के किंग भी थे। किंग के बाद पोर्तुगाल किंग बने थे। इसके बाद वो एक प्रीस्ट बन गए, मीन्स एक पुजारी बन गए। और कहाँ पर? और ईस्ट इंडिया में, मतलब ईस्ट साइड में ये अपने जो क्रिश्चियनिटी है इसको स्प्रेड करने लगे। जो इंडिया है, ईस्ट इंडिया है या जो ईस्ट साइड है, उधर जा कर के क्रिश्चियनिटी को स्प्रेड करना स्टार्ट कर दिया। मीन्स जिससे जो सोसाइटी है उसको और ज़्यादा डेवलप करने लगे। यूरोप कब छोड़ दिए? 1541 में। 1540 में ऑर्डर हुआ, जेसट ऑर्डर। इसके बाद किंग भी थे, सेंट ज़ेवियर फ्रांसिस के किंग भी थे। 1541 में ये यूरोप को छोड़ करके कहाँ पर चले गए? ईस्ट इंडिया में आ गए। और ईस्ट इंडिया में आए तो बहुत से मतलब वेस्टर्न ट्रेड रूट जो है, जो ट्रेड रूट है उसको भी डेवलप किए। ईस्ट में वहाँ पर यूरोप है, वहाँ से ईस्ट में ट्रेड करने के लिए एक वेस्टर्न रूट भी बनाए थे। और कई जगह डेवलप किए हैं, मतलब क्रिश्चियनिटी जो है कई जगह डेवलप हुई है, जैसे जापान है, बोर्नियो, मोलुकस, ये सब कई जगहों पर क्रिश्चियनिटी जो है ये डेवलप हुई है, स्प्रेड हुई है।
यहाँ तक समझ में आया। जो सेंट फ्रांसिस जेवियर थे ये कई मतलब जब इंडिया में स्प्रेड कर रहे थे क्रिश्चियनिटी के बारे में, सबको बता रहे थे, क्रिश्चियनिटी का डेवलपमेंट और कर रहे थे, तब क्या हुआ कि जो भी चिल्ड्रंस थे या जो भी हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर जो लोग हैं, चिल्ड्रंस हैं या जितने भी लोग हैं, तो वहाँ पर जा करके सबको नॉलेज देते थे, सबको ज्ञान देते थे, ठीक है। और बहुत स्कूल भी बनवाए थे, इनका बहुत से मिशन भी थे कि हमें कैसे क्रिश्चियनिटी को और स्प्रेड करना है। बहुत स्कूल बनवाए थे, वहाँ पर क्रिश्चियनिटी के बारे में बताते थे। सेंट फ्रांसिस जेवियर जब स्प्रेड कर रहे थे क्रिश्चियनिटी को, तब उन्हें बहुत सी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ा था कि क्रिश्चियनिटी को स्प्रेड करने में। समझ में आया इतना? ये किन के बारे में है? सेंट फ्रांसिस जेवियर के बारे में। समझ में आया? यहां से हमारा 8वीं चैप्टर कंपोजिट कल्चर कंप्लीट हुआ। यहां तक समझ में आ गया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे 9A मॉडर्न एज। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।